मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से अज्ञात असंख्य क्रांतिवीरों को, देशभक्तों को, भारत माँ के सपूतों को, नायक और नायिकाओं को, नीम के पत्थरों को, जिन्होंने वास्तव में इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, उनको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं सामने लाया नहीं गया। और कहा गया कि जिन दो लोगों का नाम लिया गया, उन दोनों लोगों ने कभी एक लाठी नहीं खाई थी और वीआईपी जेल्स थी उनकी। और जिस पार्टी के लिए कहा गया, वो पार्टी एक अंग्रेज ने बनाई। वो आज़ादी के टाइम में भी क्रांतिवीरों के साथ, देशभक्तों के साथ देशद्रोह करती रही, गद्दारी करती रही। और जो वास्तव में देश के लिए लगे हुए थे, डॉक्टर हेडगेवार, सावरकर, ऐसे बहुत से लोग, और वो लोग जो फांसी के तख्ते पर हमेशा के लिए झूल गए, हमेशा की नींद सो गए, काला पानी, भयंकर, वहां उम्र खपा दी जेलों के अंदर, कष्टदायक, पीड़ादायक, बहुत कठोर यातनाएं सहने वाले महान क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए चले गए, लेकिन उनको कहीं याद नहीं किया गया। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने वो लोग, वो महापुरुष, वो क्रांतिवीर, वो प्रेरणा के स्रोत, वो नायक नायिकाएं, उन सबको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कल जो मैंने नाम आपने सुना और जो उस श्रृंखला के साथ मैंने जोड़ा, महाराष्ट्र का अबीर, महाराष्ट्र का शेर, महाराष्ट्र केसरी, जिन्होंने एक ऐसा नारा दिया, उससे दिशा बदलने लगी देश की मूवमेंट की, उस समय की। जो भी जितने भी कार्यकलाप चल रहे थे और कांग्रेस जिस प्रकार से नाटक कर रही थी और जो अंग्रेजों को सूट करती थी, उससे सिंह गर्जना करके स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, इस एक घोष ने, नारे ने भारत के कोने कोने में, सारे विश्व के अंदर जहाँ भारतीय रह रहे थे, उनको एक पॉजिटिव संदेश मिला, वीरता का भरा हुआ, कॉन्फिडेंस, विश्वास से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ और कुछ कर गुजरने का ये घोष था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, विश्वास था इसके अंदर। तो जिस प्रकार से मैंने कल बताया कि कैसे वो पूर्ण स्वराज्य की मांग की बात करना उस समय ऐसा लगता था जैसे असंभव सा है, किसी के गले नहीं उतरेगा, और वैसा हुआ भी, वैसा हुआ भी। जिस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कहाँ कहाँ जेल में भेजे गए, लेकिन आखिर में कल में हमने देखा कि 1.5 वर्ष का जो कठोर कारावास था, उसकी सजा काटकर जेल से जब बाहर आए तो मात्र हड्डियों का ढांचा ही रह गए थे। लेकिन अब भी उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति नफरत का ज्वार फूट रहा था। इनके 12 मई 1908 के लेख दुशार्चे दुदैव, देश का दुर्भाग्य, मराठी में, और 9 जून 1908 को हे उपाय टिकाऊ नाहीत, यानी ये उपाय टिकाऊ नहीं, इस पर लेख लिखा, इस हेडिंग से। पर इनके विरुद्ध फिर से मुकदमा चलाया गया इन्हीं लेखों के ऊपर। फैसले में 6 वर्ष के निर्वासन की सजा दी गई। और निर्वासन का मतलब तो सीधा ही था क्या, इस सजा के विरुद्ध देश विदेश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, अच्छा रिएक्शन हुआ, क्योंकि इस आयु के इस व्यक्ति को, और जिसके पास ने कोई पिस्टल नहीं चलाई, कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई किसी को ऐसा कुछ भी उस केस में नहीं पकड़ेंगे कि ये किसी षड्यंत्र में थे,
लेकिन अपनी लेखनी के द्वारा, अपने घोष के द्वारा, अपने प्रवास के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा देश के अंदर एक नव क्रांति का संचार हो रहा था। बंबई के मजदूरों ने तिलक को दी गई सजा के विरोध में 23 से 28 जुलाई तक 6 दिन की हड़ताल कर दी। सरकार ने जबरदस्ती मिलने और बाजार आदि खुलवाने की कोशिश की, सेना बुला ली गई। इसके फलस्वरूप वहां खूब दंगा फसाद हुआ, गोलियां चली और 75 आदमी मारे गए, 75 कैजुअलिटीज हुई। तिलक क्रांतिवीरों के मसीहा बन रहे थे, मसीहा हो रहे थे, समझा जा रहा था। तिलक की सारी सोच और एक्शन, सोच और उनका कर्म, सोच और उनका जो एटीट्यूड था, एप्टीट्यूड तो लोगों को समझ में आ ही गया था, लेकिन उसके कारण से वो मसीहा बन रहे थे। यद्यपि मिस्टर रैंड के वध का प्रत्यक्ष रूप में तिलक का कोई हाथ उसमें नहीं था और सरकार को भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा था। सरकार ने केवल शंका होने पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया, परंतु बाद में पता चला कि रैंड को मारने हेतु साधन जुटाने के लिए चाफेकर बंधुओं को लोकमान्य तिलक ने अपने पास से 7,500 रुपए दिए थे। जब बाल कृष्ण चाफेकर फरार होकर निजाम हैदराबाद के जंगलों में रह रहे थे, तब वहां भी तिलक ने ही उन्हें आर्थिक सहायता भेजी थी। क्या महान व्यक्तित्व रहा होगा। महारानी तपस्विनी, जिसके ऊपर मैंने एक आपको एपिसोड शायद 2 पार्ट में दिया है, महारानी तपस्विनी को नेपाल में बंदूकों का कारखाना लगाने के लिए, उस एपिसोड के अंदर ये विस्तार से मैंने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी थी और उनके सहयोग के लिए महाराष्ट्र से अपने विश्वस्त कृष्ण जी प्रभाकर खाडिलकर को महारानी तपस्विनी के पास नेपाल भेजा था। 22 सितंबर 1908 को हार्डिंग्स नाम का जहाज तिलक को लेकर रंगून पहुंचा। रंगून का अर्थ आप समझ सकते हैं। अगले दिन सुबह वे मांडले जेल की कोठरी में थे, यानी काला पानी के लिए, काला पानी समझ सकते हैं आप, मांडले, सेल्युलर जेल, अंडमान, ये तीनों चारों शब्द कुछ भी बोलेंगे तो पता चलेगा कि काला पानी की सजा, भयंकर सजा, नरक से भी बढ़कर के। इसी कोठरी में इन्हें 6 वर्ष गुजारने थे। निर्वासन के दौरान इन 6 वर्ष के समय में इन्होंने गीता रहस्य नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। मांडले जेल के जिस कमरे में ये रह रहे थे वह पिंजरे की भांति था, लकड़ी का बना था। गर्मियां यहाँ का सबसे लंबा मौसम है। गर्मी के दिनों में ये कमरा तपकर भट्टी की तरह गर्म हो जाता था। सर्दी के मौसम में भी वे बांसों का पिंजरा ठंडी सर्द हवाओं को नहीं रोक पाता था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या में तपने के बाद भी ब्रिटिश सरकार इनका पीछा छोड़ेगी, इसकी कोई संभावना नहीं थी, कोई भरोसा नहीं था। मांडले जेल में 7 जून 1912 को जब इन्हें अपनी पत्नी के देहावसान की सूचना मिली तो इनके दुख का पारावार न रहा। कठोर पत्थर भी पिघल गया। तिलक फूट फूट कर रो पड़े। काश, क्या मन में आया, काश अंतिम समय में साथ होता। उसने तो बहुत साथ दिया, पर मैं अंतिम समय में उसके साथ होता। हिम्मत बटोरी और अपने भतीजे को एक पत्र में
दोनों पुत्रों और दोनों पुत्रियों को हिम्मत देने के लिए लिखा। क्या लिखा? उनसे कहना कि इससे भी कम अवस्था में मैं अनाथ हो गया था। मैंने बताया है आपको पहले एपिसोड के अंदर, पहले पार्ट के अंदर, एपिसोड के पहले पार्ट में। इसलिए दुखी ना हो, भतीजे को लिख रहे हैं दोनों पुत्रों और दोनों पुत्रियों के नाम, इसलिए वो दुखी ना हो। दुख और दुर्भाग्य से तो अपने ऊपर निर्भर होने की शक्ति प्राप्त होती है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या में तपने के बाद 16 जून 1914 को तिलक इस जेल से बाहर निकले। तिलक के कारावास के समय में देश की राजनीतिक गतिविधियां बहुत कम हो गई थी, शून्य हो गई थी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गतिविधियां कम हो गई थी। प्रमुख क्रांतिकारी नेता, गतिविधियां तो कम हुई, लेकिन देखिए कमाल, प्रमुख क्रांतिकारी नेता जैसे रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल, मैडम भीखाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, ये सब लोग देश के बाहर भारत को स्वतंत्र कराने की गतिविधियों में प्रयासरत थे, लगे हुए थे, कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ। भारत के अंदर कुछ गतिविधियां काम हुई थी, लेकिन विदेशों में वो उस प्रकार का मोर्चा तैयार कर रहे थे, ताकि जैसे ही हमें अवसर मिलेगा तो हम भारत के अंदर इस क्रांति की मशाल को फिर से प्रज्वलित कर देंगे। तभी 14 अगस्त 1914 को 1914 को ब्रिटेन युद्ध की ज्वाला में झुलस गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तिलक ने सोचा इंग्लैंड की कठिनाई ही भारत के लिए सुअवसर है। इन्होंने इस समय होम रूल आंदोलन छेड़ दिया। तिलक को भारतीयों का पूरा सहयोग मिला। तिलक ने देश के विभिन्न भागों में 18 महीने तक घूम घूम कर लोगों को होम रूल, स्वशासन का अर्थ समझाया। 13 महीने के लिए एक मानहानि के मुकदमे में इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। इसी बीच अंग्रेजों ने भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड, भीषण भयानक हत्याकांड सबको पता है, उसके भी मैं 2-3 एपिसोड दे चुका हूं। ये कांड कर डाला। जब तिलक भारत लौटे तो देश का वातावरण राजनीतिक हलचलों में भी, उस राजनीतिक हलचलों से भी गर्म था वातावरण यहाँ का पूरी तरह से। लेकिन कांग्रेस 2 भागों में बंट चुकी थी, एक गर्म दल और दूसरा नरम दल। तिलक की विचारधारा गर्म दल के नेताओं से मेल खाती थी। अमृतसर कांग्रेस में गांधी और तिलक की टक्कर की प्रबल संभावना थी, लेकिन लोकमान्य तिलक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। सारे भारत को संगठित करके एक सूत्र में बांधकर चलना देश की आजादी के लिए सबसे आवश्यक कार्य था। इसलिए उनको अपना भी शरीर, आयु और शरीर के अंदर की दुर्बलता, ये सारा कुछ बता रही थी कि मैं क्या करके जाऊं जिससे कि आगे भी मामला। ये ठीक है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व था बाल गंगाधर तिलक ने महात्मा गांधी को सौंपा, इस विश्वास के साथ कि चलो ये कुछ तो लोगों को तैयार करेंगे। यद्यपि वो उनके तैयार किए हुए लोग, उनको पता था कि वो देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो करता है गांधी और सोचता है गांधी और जो कांग्रेस अभी तक कर रही है वो अंग्रेजों को सूट करता है। बाल गंगाधर तिलक इस बात से पूरी तरह सहमत थे, लेकिन उस समय उनको यही लगा और सब लोग समझ रहे थे कि ये बाल गंगाधर तिलक गांधी के दुश्मन है, गांधी को आगे नहीं आने देंगे। लेकिन उस समय देश हित में उनको लगा कि क्रांतिवीर तो अपना काम करेंगे जो करेंगे, लेकिन
आंदोलन के लिए, सत्याग्रह के लिए, या इस तरह की कुछ बातें जैसा ढांचा चला हुआ है वो गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़े। हाँ, मेरे शारीरिक शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, ऐसा उन्होंने बोला। और ये ज़रूरी है कि देश का नेतृत्व दूसरे हाथों में जाए। वह व्यक्ति जिनके हाथों में मुझे नेतृत्व संभालने की शक्ति मालूम होती है वो महात्मा गांधी हैं। देश की बागडोर सब जानते थे क्या होने जा रहा है और क्या होगा, लेकिन उस समय गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व देना शायद ये उस समय की आवश्यकता रही होगी। इस प्रकार देश का नेतृत्व गांधी के हाथों में सौंपकर 1 अगस्त 1920 को रविवार के दिन इस संसार से चल बसे। बाल गंगाधर तिलक, जब हम बोलते हैं बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और पंजाब के लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ये तीनों ने कांग्रेस को भी नई दिशा देने की कोशिश की। कांग्रेस से हट करके देश की उस समय की भावनाओं को रिप्रेजेंट करने की, प्रतिनिधित्व करने की, और उस समय सशस्त्र चुनौती के लिए लगे हुए क्रांतिकारियों को पूरा वरदहस्त आशीर्वाद दिया। और बहुत से क्रांतिकारियों ने इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए इन सब लोगों को, जो प्रयासरत थे देश और विदेश में सब जगह, बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र में, सारे देश में, और वो जो 2 उत्सव मैंने बताए थे उन उत्सवों को संपन्न करने में, उसके पीछे जो भाव था लोगों को जागरूक करने का, और वो उत्सव आज भी महाराष्ट्र में और कहीं कहीं देश में वो संपन्न होते हैं। उस समय का वो भाव, वो एक्शन, वो दूरदर्शिता, वो सारी सोच बाल गंगाधर तिलक की देश की आज़ादी के आंदोलन को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गई। हमें बताया गया कि आज़ादी 2 लोगों ने लेके दी। असंख्य, अरे लगभग 360 आज वीडियोज हो जाएंगी, उसमें 300 क्रांतिकारी मैं वो दे चुका हूँ। 300 क्रांतिकारी मैं वो दे चुका हूँ जिनको कोई नहीं जानता। इन सब लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम मैंने जिस प्रकार से आरंभ किया है, स्मरण करने का काम, सुमन, श्रद्धा सुमन इनको भेंट करने का काम, और स्मरण करने का, इनको श्रद्धांजलि देने का, इनको आने वाली पीढ़ी के लिए इनके जो कारनामे थे, जो काम थे, जो कृत्य थे, कृत्य थे, जो इनकी भावनाएं थीं, जिस प्रकार से इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने का संकल्प लेकर के निरंतर आखिरी श्वास तक आगे बढ़ते रहे और अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती देने का काम करते रहे। ऐसा करने वाले बाल गंगाधर तिलक को आज हमने सुना। अगर मेरा ये प्रयास उन सबको श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।